हेलो माय डियर स्टूडेंट। आपने पिछले लेक्चर में देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है? प्रोटीन क्या होता है, ये दोनों देख लिए थे, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में, वो है आपका लिपिड्स। क्या होता है लिपिड्स? यानी कि या तो फैट्स भी बोल सकते हैं, उसके बाद इसका हिंदी जो होता है वो होता है वसा। तो आज हम देखेंगे लिपिड्स के बारे में यानी कि वसा के बारे में। तो इसमें भी 2-3 बात जानना है सबसे पहले कि एक हेल्दी पर्सन को प्रत्येक दिन इसका मात्रा कितना लेना चाहिए, इससे कितना प्रतिशत एनर्जी की प्राप्ति होती है और इसका सोर्सेस क्या होता है, ठीक है? बस यही चीज़ पढ़ना है। तो शुरू करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स एक प्रकार की न्यूट्रिएंट है। क्या है? न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। और ये एक ऐसा पोषक तत्व है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से आप इसलिए भी प्रोटीन में भी देखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट में भी देखे होंगे, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहीं न कहीं है। तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है। लेकिन ये तो तत्व है, लेकिन अगर पूछा जाए ये किस मॉलिक्यूल से बनता है, ये किससे बना होता है एक्चुअली में? तो इसका निर्माण एक्चुअली जो निर्माण जो होता है वो होता है ग्लिसरॉल और उसके बाद फैटी एसिड्स होता है। किससे होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये मैटर नहीं करता है कि इसमें ग्लिसरॉल की कितने मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स होता है, ये यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, ये चीज़ आपको नहीं समझना है। यहाँ पर ये समझना है कि इसका निर्माण एक्चुअली होता किससे है? तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिपिड्स का जो निर्माण होता है यानी कि फैट्स का जो निर्माण होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से होता है। और एक चीज़ देखा जाए कि इसका मात्रा प्रत्येक दिन कितना लेना चाहिए, तो ये इसका जो मात्रा लेना चाहिए प्रत्येक दिन वो लगभग 50 ग्राम लेना चाहिए। कितना ग्राम लेना चाहिए? 50 ग्राम। अब 50 ग्राम आप लेते हैं तो कितना प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति होगी? तो निश्चित रूप से 20% जो होता है इसमें एनर्जी की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है? ये सब बात हम लिख देते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि इसका मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, ठीक है? वो हम आगे भी बताएँगे, ठीक? तो पहले लिखेंगे लिपिड। क्या लिखेंगे? यानी कि फैट्स, वसा, वसा। क्या लिखेंगे? यह एक प्रकार एक प्रकार का पोषक तत्व। क्या है? न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट है जिसका निर्माण जिसका निर्माण ग्लिसरॉल 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 का हिंदी ग्लिसरॉल ही होता है। ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड। फैटी एसिड, फैटी एसिड मतलब बसीय अम्ल। बसीय अम्ल यानी कि ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड से, जिसका निर्माण ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड से होता है। इसमें क्या पाया जाएगा? ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में क्या पाया जाएगा? तो निश्चित रूप में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों पाया जाएगा। क्या लिख सकते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लिपिड्स का भी निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होता है। किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से ही हो जाता है, ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड या फैट, ठीक है? सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? एक प्रत्येक दिन किसी भी मनुष्य के इसकी मात्रा कितना लेना चाहिए? तो निश्चित रूप से वो 50 ग्राम लेना चाहिए। कितना मात्रा? 50 ग्राम। क्या लिखेंगे? एक स्वस्थ एक स्वस्थ मनुष्य मनुष्य को प्रत्येक दिन इसकी इसकी मात्रा 50 ग्राम लेनी चाहिए।
ठीक है? 50 ग्राम से थोड़ा बहुत कम भी होगा चलेगा, लेकिन इससे अगर बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उससे क्या होता है, तो उससे ये होता है कि आपके शरीर में कोलेस्टेरॉल यानी कि बैड कोलेस्टेरॉल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बैड कोलेस्टेरॉल की मात्रा अगर बढ़ती है तो थोड़ा-सा सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? ये बताएँगे लास्ट में। ये हो गया। तो अगर आप 50 ग्राम फैट्स को या लिपिड्स को अगर मतलब कि फूड सब्सटेंस के रूप में आप ग्रहण करते हैं, पार्टिकल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इससे कितना प्रतिशत एनर्जी की प्राप्ति होगी? तो निश्चित रूप में वो होगा 20%। क्या लिखेंगे? तो इससे शरीर इससे बॉडी में बॉडी में टोटल 20 परसेंटेज एनर्जी एनर्जी की प्राप्ति होती है। क्या होती है? 20 परसेंटेज एनर्जी की क्या होती है? प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं इसका सोर्स, क्या बात करते हैं? इसका सोर्स। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और, हम जैसे कि बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मतलब कि एनर्जी प्राप्त होता है? तो निश्चित में वो होता है 4.1 किलो कैलोरी, मतलब ऑलमोस्ट लगभग ये होता है आपका 17 मतलब कि किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है? ठीक उसी प्रकार आपको प्रोटीन में भी बताया गया 4.1 किलो कैलोरी ही। लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम लिपिड से, पर 1 ग्राम वसा जो होता है वो होता है 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। कितना होता है? पर 1 ग्राम लिपिड से 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये लिख देते हैं हम। क्या लिख देंगे? कि प्रति 1 ग्राम ग्राम लिपिड लिपिड से 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी एनर्जी की प्राप्ति होती है। क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है? ये हो गया इसके बारे में। ठीक है? इसमें बस ये बात ध्यान रखना है, फैटी एसिड से इसका निर्माण होता है, ग्लिसरॉल से होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ में इसकी मात्रा कितना लेना चाहिए प्रत्येक दिन? सॉरी 50 ग्राम लेना चाहिए। और कितना परसेंटेज एनर्जी की प्राप्ति होती है? 20 परसेंटेज। और उसके बाद पर 1 ग्राम लिपिड से कितना एनर्जी रिलीज़ होती है? तो निश्चित रूप में 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है? इसमें रिलीज़ हो जाती है। अब इसका हम सोर्स पढ़ते हैं। ये मतलब कि ये जो होता है किस-किस चीज़ से प्राप्त होता है? चलिए, इसका सोर्स ऑफ लिपिड, सोर्सेस ऑफ लिपिड, ठीक है? सोर्सेस ऑफ लिपिड यानी कि वसा के स्रोत क्या-क्या हो सकता है? यानी कि लिपिड आप क्या चीज़ फूड के रूप में ग्रहण कीजिएगा, जिससे आपको लिपिड की प्राप्ति होगी या फैट्स की प्राप्ति होगी। तो निश्चित रूप में हमेशा ध्यान रखिएगा जितना भी आपका ये मिल्की प्रोडक्ट होता है, दूध वाले प्रोडक्ट होता है, जितना भी उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है आपका फैट्स की प्राप्ति होती है, लिपिड्स की प्राप्ति होती है या ऑयली सब्सटेंट होता है, उससे प्रोटीन की भी प्राप्ति होती है, लेकिन मोस्टली कंडीशन में आपको ये द याद रखना है, उससे फैट्स की प्राप्ति होती है, ठीक है? तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहला जो सोर्स है इसका वो है देसी घी, ठीक है? देसी घी या तो घी लिख सकते हैं, फिर पनीर यानी कि चीज़, पनीर यानी कि चीज़, मटन, ठीक है? और उसके बाद तेल, ठीक है? ये सब हो जाता है और उसके बाद आप लिख सकते हैं दूध। ये सब देसी घी, पनीर, मटन, तेल और उसके बाद दूध, इन सभी से क्या होता है फैट्स की प्राप्ति होती है, लिपिड्स की प्राप्ति होती है, ठीक है?
बट इतना मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं ग्रहण करना चाहिए इसकी मात्रा, ठीक? मतलब कि कम से कम अगर आप लेना चाहते हैं प्रतिदिन तो 50 ग्राम ही लीजिए। 50 ग्राम से थोड़ा बहुत कम भी ले सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम से ज़्यादा अगर प्रतिदिन ले लेते हैं तो निश्चित बेन आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट, ठीक। अब हम अ, इसका मतलब कि तीनों का एक चीज़ हम लिख देते हैं, उससे पहले अच्छा ठीक है, तीनों को हम लिख देते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट ये लिपिड खत्म है। कार्बोहाइड्रेट से एक पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी प्राप्त होती है? तो निश्चित में 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है? 4.1 किलो कैलोरी। अगर प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन से क्या हो सकता है? तो प्रोटीन में भी 4.1 किलो कैलोरी ही एनर्जी की प्राप्ति होती है। और बात करते हैं लिपिड, लिपिड से कितना होता है? तो लिपिड से होता है 1 ग्राम लिपिड से वो होता है 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति हो जाएगा। ये हो गया आपका पोषक तत्व के बारे में। अब पोषक तत्व आप पढ़ लिए हैं, अब पोषक तत्व भी कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और हम देख लेते हैं, लिपिड अगर पढ़े हैं, तो लिपिड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। इसको थोड़ा मिटा देते हैं पहले। लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होता है? तो लिपिड होता है एक संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड लिपिड, क्या होता है? सैचुरेटेड रेटेड लिपिड, ठीक है? या फैट्स भी लिख सकते हैं। दूसरा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिपिड, ठीक है? या फैट्स। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त वसा या मतलब कि ठीक है, संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। इसके बारे में ज़्यादा ज़िक्र नहीं करेंगे, बस इस बात को ध्यान रखना है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा वसा को 2 भाग में बाँटा गया है। एक चीज़ हम ज़िक्र करना चाहेंगे सैचुरेटेड लिपिड के बारे में। सैचुरेटेड लिपिड ऐसा लिपिड है जिसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा करते हैं। सैचुरेटेड लिपिड के अंतर्गत आता कौन है? देसी घी। क्या आता है? देसी घी। मतलब सैचुरेटेड लिपिड मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है देसी घी। अगर आप इसका मात्रा बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ठीक है? प्रत्येक दिन रोज़ाना लेते हैं, ठीक है? अगर आप देसी घी की मात्रा प्रत्येक दिन लेते हैं या ऐसा मानिए कि वह सोर्स जिसमें मतलब कि सैचुरेटेड मतलब जो होता है लिपिड की मात्रा अगर है, तो ज़्यादातर इसमें याद याद रखिएगा देसी घी इसके अंतर्गत आता है। अगर आप 50 ग्राम से प्रत्येक दिन कम भी लेते हैं, देखिए आप जानते हैं कि लिपिड की मात्रा प्रत्येक दिन कितना लेना चाहिए? वो 50 ग्राम लेना चाहिए प्रत्येक दिन। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक दिन ठीक है, बोल तो दिया गया है प्रत्येक दिन लेना चाहिए, बट लेकिन मेरा मानना है, अभी प्रेज़ेंट टाइम में क्या हो रहा है कि अगर प्रत्येक दिन 50 ग्राम अगर प्रत्येक दिन लिपिड ले लिया जाए और कंटीन्यूअसली रूप से लिया जाए, तो निश्चित ही फिर उनको हार्ट डिज़ीज़ होने की संभावना हो जाती है। कौन-सा डिज़ीज़ होने की संभावना हो जाती है? हार्ट डिज़ीज़। अब हार्ट डिज़ीज़ से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है, चाहे वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, चाहे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो? कोई भी डिज़ीज़ हो सकता है। या मान लीजिए कि हार्ट डिज़ीज़ छोड़िए, हो सकता है कि हार्ट डिज़ीज़ कब होगा भाई? हार्ट डिज़ीज़ तभी न हो सकता है जब बीपी संबंधित कोई डिज़ीज़ होगा और बीपी संबंधित यानी कि हाइपरटेंशन हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन। मतलब ये हुआ कि अगर सैचुरेटेड लिपिड की मात्रा आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रत्येक दिन लेते हैं और बहुत ज़्यादा लेते हैं या प्रत्येक दिन कंटीन्यूअसली रूप से ले रहे हैं और मात्र 85 ग्राम ही ले रहे हैं और कंटीन्यूअसली ले रहे हैं, तो मेबी हो सकता है कि आपके शरीर में क्या हो जाएगा कि सैचुरेटेड लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाएगी और सैचुरेटेड लिपिड्स की मात्रा अगर बढ़ेगा, तो निश्चित फिर आपके शरीर में क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो उतना हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करता, बट बैड कोलेस्ट्रॉल अगर मात्रा बढ़ गया, तो निश्चित रूप से उनको क्या होता है आर्टरीज़ वगैरह होता है। मतलब मान के चलिए कि ये कोई पाइप है, तो इसी तरह करके हमारे शरीर में भी क्या होता है पाइप होता है, जिसको हम आर्टरीज़, वेन्स वगैरह बोलते हैं। तो आर्टरीज़ की क्या हो जाता है, आर्टरीज़ के अन इनर वॉल जो है, आंतरिक जो भित्ति है, उस पर जाकर क्या हो जाता है, वो एक्युमुलेट हो जाती है। एक्युमुलेट मतलब वहाँ पर जाकर चिपक जाती है और जब चिपकेगा तो उसका जो मतलब मान लीजिए क्या इस तरह करके होता है, सपोज़ दैट मान लीजिए ऐसा करके अगर हो गया और इसी से जब ब्लड क्योंकि आप जानते हैं
कि न्यूट्रेंट वगैरह हो, चाहे कुछ भी हो, या मतलब कि कोई भी गैस वगैरह हो, उसका विनिमय यानी कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके सहायता से होता है? तो निश्चित में ब्लड की सहायता से। तो ब्लड की सहायता से जाएगा तो मान लीजिए कि लिपिड अगर ब्लड की सहायता से बार-बार इधर-उधर कर रहा है, तो लिपिड की मात्रा क्या हो जाएगा? इस पर बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पर बैठ जाएगा, इस पर बैठ जाएगा। तो ऐसे करके बैठेगा तो पहले ये इतना फैलाव था, लेकिन अब बैठ गया तो इसका मतलब इसका जो होल्स बचा है, इसका जो पोर बचा हुआ है, छिद्र बचा हुआ है, मात्र इतना। तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा और ब्लड का फ्लो जैसे ही आर्टरी में अगर तेज हो गया तो उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, बीपी हाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी हाई यानी कि हाइपरटेंशन। और बीपी हाई या हाइपरटेंशन अगर हो गया, तो हार्ट अटैक आने की भी क्या हो सकती है? संभावना हो सकती है। ये सब हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट डिजीज़ कितने प्रकार के होते हैं? इसमें हार्ट अरेस्ट क्या होता है? ईसीजी क्या होता है? कार्डियक मतलब कि अरेस्ट क्या होता है? ये सारे के सारे आपको जो है ना, वो बताया जाएगा मतलब कि बायोलॉजी जब पढ़िएगा तो निश्चित में उसमें बताया जाएगा। ठीक है? वो होगा हाँ, ट्रांसपीरेशन चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा उसमें, ठीक है? तो कुल मिलाकर ये हम कहना चाहेंगे कि अगर आप सैचुरेटेड लिपिड की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो निश्चित रूपेण हार्ट डिजीज़ होने की संभावना के साथ-साथ क्या हो जाएगा, बीपी यानी कि ब्लड से संबंधित भी रोग क्या हो जाता है, होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है? तो इस बात को हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसा, सैचुरेटेड लिपिड और सैचुरेटेड लिपिड का एग्जाम्पल क्या है? देसी घी। क्या है? देसी घी। एग्जाम्पल देसी घी की मात्रा की मात्रा मात्रा अधिक लेने से अधिक लेने से लेने से हार्ट डिजीज डिजीज एंड ब्लड 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 रिलेटेड डिजीज डिजीज होने की संभावना होने की संभावना संभावना बढ़ जाती है बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ सैचुरेटेड लिपिड किसके प्रकार है भाई? निश्चित में लिपिड। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं हम सैचुरेटेड लिपिड हो चाहे लिपिड की मात्रा आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रत्येक दिन नहीं लेना प्रेफ़र करेंगे। समझ रहे हैं? ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा प्रत्येक दिन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक-ठाक बहुत अच्छा बात है, कोई बात नहीं आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। प्रोटीन आप ज़्यादा ले रहे हैं, कोई बात नहीं लीजिए। बट लिपिड थोड़ा आपको सँभल के लेना पड़ेगा प्रत्येक दिन। उसकी मात्रा आपको लिमिट ही में लेना पड़ेगा। उससे क्रॉस अगर जाते हैं तो निश्चित रूपेण आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना और हार्ट डिजीज़ अगर हो गया तो निश्चित रूपेण आपका टाइम फिक्स नहीं है। इंसान का क्या हो जाता है टाइम फिक्स नहीं होता है। वो कभी भी अल्लाह के प्यारे हो सकते हैं। ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया आपको अ, लिपिड्स के बारे में। अब पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट अगर हम पढ़ लिए न्यूट्रिएंट में क्या-क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा पढ़े लिपिड। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट भी कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिएंट कितने भागों में बाँटा गया है, वो हम देख लेते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट पहला, मैक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट मतलब दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्व, ठीक है? दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या होता है? माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि लघु पोषक तत्व। क्या होता है? लघु पोषक तत्व। ये 3 होता है। क्या होता है? सबसे पहला
वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसके बारे में और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब कम, ठीक है, यानी कि लघु पैमाने पर, छोटे कम अमाउंट में। और उसके बाद मैक्रो मतलब क्या होता है? तो लार्ज अमाउंट, मतलब अधिक मात्रा में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं? तो ऐसा न्यूट्रिएंट या ऐसा पोषक तत्व जिसकी मात्रा शरीर में प्रत्येक दिन 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम से अधिक की आवश्यकता हो। क्या होती है? 100 ग्राम से अधिक की आवश्यकता, जिसकी मात्रा हमें, ऐसा पोषक तत्व जिसकी मात्रा हमें प्रत्येक दिन 100 ग्राम से अधिक मात्रा की क्या होती है? जरूरत होती है। उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब 100 ग्राम से किसको-किसको ज़्यादा ले सकते थे? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बोले थे। आप प्रोटीन जितना मन होता है उतना ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जितना मन होता है उतना ले सकते हैं, बट लिपिड क्या जितना मन हो सकता है उतना ले सकते हैं? नहीं, उसका अमाउंट हमेशा लेस देन 50 ग्राम ही होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा अगर कंटिन्यू लेते हैं, निश्चित में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट हम 100 ग्राम से ऊपर ले सकते हैं या अधिक लेना प्रेफ़र करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं ना भाई कि इसमें क्या लिपिड आ सकता है? नहीं। तो इसमें अगर लिपिड नहीं आएगा तो आएगा कौन? तो ज़्यादा मात्रा हम किसको ले सकते हैं? तो ज़्यादा मात्रा हम कार्बोहाइड्रेट की ले सकते हैं या तो प्रोटीन की ले सकते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो एग्ज़ाम्पल होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको कहेंगे? ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता या जिसकी मात्रा प्रत्येक दिन शरीर में 100 ग्राम से क्या होना चाहिए? अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है? तो इसको हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको लिखी? वह न्यूट्रिएंट, वह न्यूट्रिएंट, वह न्यूट्रिएंट जिसकी मात्रा प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन 100 ग्राम से क्या लिखे हैं? वह न्यूट्रिएंट जिसकी मात्रा प्रत्येक दिन 100 ग्राम से अधिक 100 ग्राम से अधिक ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अगर बात करते हैं प्रोटीन, क्या हो जाएगा? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं और उसके बाद आप मतलब कि प्रोटीन की भी मात्रा ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में कोई डिजीज इफेक्टिंग वगैरह नहीं कर सकती। बट लिपिड की मात्रा अगर ज्यादा दे देते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे शरीर क्या हो सकती है? हार्मफुल पहुंचा सकती है। इसलिए हम इसके अंतर्गत किसको रख सकते हैं? इसके अंतर्गत फिक्स रुपए वो रखेंगे, वो आपका है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है आपका प्रोटीन। ये हो गया। और दूसरा बात करते हैं तो दूसरा होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब लघु पोषक तत्व। अब लघु पोषक तत्व किसको कहते हैं? तो लघु पोषक तत्व मतलब ये हुआ कि जिसकी मात्रा हमें प्रत्येक दिन 100 ग्राम से कम ही लेना पड़ेगा। क्या होगा? 100 ग्राम से कम ही। अब 100 ग्राम से कम ही हो सकता है तो हो सकता है आप वो 50 ग्राम से ही कम लीजिए या 50 ग्राम लीजिए या 70 ग्राम लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए। समझ रहे? मतलब 100 ग्राम से कम ही रहना चाहिए। तो ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता हमें 100 ग्राम से कम होती है प्रत्येक दिन, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत किसको रखा जाता है? इसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है आपका अ, सबसे पहला होता है मिनरल। क्या होता है? मिनरल। और उसके बाद विटामिन्स। क्या लिख सकते हैं? विटामिन्स। और लिपिड को जो है ना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत भी नहीं रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? उसको माइक्रो और मैक्रो के दोनों के बीच रख सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, दोनों को बीच रख सकते हैं। और नहीं तो अगर रखना चाहिएगा तो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कभी नहीं रखिएगा इसको। लिपिड को हमेशा अगर रखना चाहिएगा तो निश्चित में उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत, तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत इसको रख सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि 100% वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत ही आएगा, दोनों बीच भी आ सकता है। ये हो गया। तो ये हो गया आपको न्यूट्रिएंट के बारे में। हाँ, एक चीज़ और, माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा है कि अगर आप इसका मात्रा प्रत्येक दिन तो हमें कितना 100 ग्राम से कम ही लेना है, सॉरी, हाँ ठीक है, 100 ग्राम से कम ही लेना है। तो इसका मात्रा अगर प्रत्येक दिन अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो क्या है, इसके अंतर्गत मिनरल्स है और विटामिन्स है। और मिनरल्स और विटामिन्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जिसकी मात्रा अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा भी लेंगे ना शरीर में, तो कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बट अगर इसका मात्रा अगर कम गया तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में अलग-अलग प्रकार डिफरेंट टाइप्स क्या होंगी, डिसऑर्डर क्रिएट हो सकती है। अलग-अलग प्रकार का डिजीज़ क्रिएट हो सकती है, समझ रहे हैं? तो इसका मात्रा घटना नहीं चाहिए। मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में घटना नहीं चाहिए, ठीक है? क्या होगा? घटना नहीं चाहिए, बढ़ सकता है बट घटना नहीं चाहिए। अगर घट गया तो विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगा जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अगर बढ़ गया तो बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर बढ़ भी गया ना तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के द्वारा क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एलिमिनेट मतलब कि उसको हम क्या कर देते हैं, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से उसे शरीर से क्या कर दी जाती है, एलिमिनेट कर दी जाती है, उत्सर्जित कर दी जाती है, समझ रहे हैं? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। जब शरीर में इसका मात्रा बढ़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट इसका मात्रा अगर घट गया तो निश्चित रूप से शरीर में क्या होगा, बीमारियाँ उत्पन्न होगी। तो अब जो हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में और विटामिन्स के बारे में। मिनरल्स की मात्रा अगर बढ़ गया तो उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। विटामिन्स की मात्रा अगर बढ़ गया तो उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं, ज़्यादातर यूरिन डिस्चार्ज के माध्यम से, ठीक है? बट अगर घट गया तो विभिन्न प्रकार के डिजीज़ उत्पन्न होगा और किस प्रकार के डिजीज़ किसमें उत्पन्न होता है, तो वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, यानी कि अगले क्लास में अब हम पढ़ेंगे मिनरल, देन उसके बाद की क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन्स, समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये हो गया आपको लिपिड के बारे में। अब एक बात हम बताना चाहेंगे, ठीक है? हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप ये थोड़ा-सा हम समय के बारे में बताना चाहेंगे। ये 9th क्लास, 10th क्लास एक ऐसा क्लास होता है, जिसमें इंसान 10th क्लास छोड़िए, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास सभी में ऐसा अभी प्रेज़ेंट टाइम में ऐसा देखा गया है कि थोड़ा-सा स्टूडेंट क्या करता है, वो टाइम को मतलब कि बर्बाद बहुत ज़्यादा करता है, समझ रहे? टाइम का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है? हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, ये ऐसा फ़ेज़ है, एक ऐसा ऐज है, जिस ऐज में इंसान स्वयं अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? क्या कर लेते हैं, स्वयं अपने आप को नहीं समझ पाते हैं और जो इंसान अपने आप को समझ गए, तो निश्चित रूप से वो इंसान टाइम को बढ़िया ढंग से न्यूट्रलाइज़ करना सीख जाती है और जो इंसान टाइम का सही ढंग से उपयोग करना, ये न्यूट्रलाइज़ करना सीख जाती है, वो 100% एक बात तय है कि कभी न कभी वो ज़िंदगी में सफल होना उनका तय ही है, ज़िंदगी में सफल हो ही जाता है। लेकिन जो इंसान टाइम का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, टाइम का सही रूप से उसका यूज़ नहीं कर पाते, उसका न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं या इंसान टाइम को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और जो इंसान या जो स्टूडेंट एक बार टाइम को बर्बाद कर दिए हैं, इसका मतलब आप तो अभी टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। टाइम अभी आप बर्बाद कर रहे हैं, बट कभी न कभी आपको ऐसा समय आएगा, ऐसा टाइम आएगा, जो अभी आप जो टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, वो टाइम आपको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। समझ रहे हैं? क्या कर देगा? टाइम आपको बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी आप टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको क्या कर देगा? टाइम खुद बर्बाद कर देगा। समझ रहे? इसलिए एक बात बोला जाता है कि भाई निश्चित रूप से टाइम अगर आप सही उपयोग करते हैं, तो आपको टाइम निश्चित रूप से ज़िंदगी निर्धारित कर देगी कि आगे चलकर आपको क्या करना है या क्या चीज़ बनना है। और नहीं, अगर आप टाइम के साथ सही काम नहीं कर रहे हैं या टाइम बहुत अच्छा ढंग से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो आगे चलकर निश्चित रूप से आपको बढ़िया तरीक़ा से टाइम तो बता ही देगा कि क्या चीज़ आपको और स्पेशली बनना है। ठीक है? तो ज़्यादा हम इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।